तो नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। जैसा कि पूर्व में हमने आपको सहकारिता विभाग की एक पिक्चर का प्रोमो दिखाया था और हमने कहा था कि कुछ ही दिन के बाद इस पूरी पिक्चर की आगे की कहानी भी आएगी। प्रोमो के बाद आखिर क्या हुआ और इस पूरी पिक्चर में अभी क्या क्या देखना बाकी है। आपको बता दें कि आज सहकारिता विभाग की जो हम बात कह रहे हैं, इस पर दो मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। इन दो ऐसे मुद्दों पर जिस पर बड़े आरोप लगे हैं और ये आरोप सहकारिता विभाग में जो कार्यरत लोग हैं उन्होंने लगाए हैं। इसके बाद इसकी जांच भी की गई है और जांच में भी जो पाया गया है वो सारी बातें आपको बताएंगे। ये मामला होता है कुमाऊं के सहकारिता जो विभाग के अंतर्गत जो बैंक आते हैं, जो सहकारी बैंक आते हैं, वहां पर सीसीटीवी लगाने को लेकर एक टेंडर निकाला जाता है और उस टेंडर निकलने के बाद जो उसका एडवर्टीजमेंट है, जब टेंडर निकाले जाते हैं उसका एक प्रकाशन टेंडर का अखबारों में दिया जाता है, जिससे लोगों को पता चले, जो लोग उस टेंडर में आएंगे उन लोगों को पता चल सके कि इस तरीके का कोई टेंडर निकला है। पर यहीं से ये सारा गेम शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि दो ऐसे अखबार चुने जाते हैं शायद जिनकी कॉपी देहरादून तक भी नहीं आती होगी, जिनकी कॉपी हल्द्वानी से शायद और जो उनके नजदीकी क्षेत्र हैं, जिले हैं, वहां पर भी नहीं जाती होंगी। उस अखबार में इस पूरे टेंडर का एडवर्टीजमेंट देने के बाद होता यह है कि सिर्फ 3 कंपनियां आती हैं और 3 कंपनियां जो आती हैं वो आती हैं देहरादून से। अब सवाल यह है कि जो अखबार शायद हल्द्वानी या मैं कहूं कुमाऊं के हल्द्वानी जो उसका द्वार कहा जाता है उसके बाहर भी नहीं जाते होंगे, कैसे देहरादून की 3 फर्म जो सिर्फ केवल देहरादून से आती हैं वो वहां पर आती हैं। उसके बाद उन्होंने अपने एक रेट देती है, रेट के बाद एक कंपनी चुन ली जाती है। पर यह बात यहां से शुरू होती है क्योंकि यह प्रश्न चिन्ह जांच में भी आया है। आखिर ऐसे ये कौन से अखबार हैं जिनमें ये एडवर्टीजमेंट दिया गया, आखिर इन्हें क्यों चुना गया? क्योंकि सवाल तो थे, तो उसका सवाल में जवाब यह दिया गया कि सबसे सस्ते रेट जो है इस अखबार के थे, इसलिए इसमें एडवर्टीजमेंट दे दिया गया। और उसके बाद एक नया खेल शुरू हुआ। आपको बता दें, जब ये सीसीटीवी इंस्टॉल हुए, इंस्टॉल होने के बाद हर महीने इन्हें 50,000 से ज्यादा का जो महीने का ये जो बैंक है, जो शाखाएं हैं, वो जो मुख्य शाखा है वो पेमेंट करने लगी। और जब इसका एवरेजन जो खर्चा माना गया, वो एवरेजन जो खर्चा आया वो 7 लाख के आसपास आया। और आपको बता दें कि जब इसकी जांच की गई और यहां के जो कर्मचारी हैं उन्होंने ये आरोप लगाए कि जो ये सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल हुए हैं इससे वित्तीय हानि हो रही है, इसमें जो बैंक है उस पर वित्तीय हानि हो रही है और इस पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर ये कैमरा बैंक खुद लगाता है तो ज्यादा किफायती होता है। इसकी भी जांच की गई और जांच में यह पाया गया जो खर्चा मात्र 11 लाख रुपए में हो सकता था पूरा, उस पर 32 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। यह महज एक उदाहरण था जिसमें यह साफ कर दिया गया, उस जांच रिपोर्ट में साफ साफ ये बता दिया गया कि इतने लाख रुपए का नुकसान बैंक को हुआ है। आखिर यह क्या खेल था, यह तो आप सब जानते हैं। अब इसकी कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। वो कहानी का दूसरा पार्ट है ई रिक्शा ऋण योजना, क्योंकि इन दोनों सीसीटीवी कैमरा और ई रिक्शा ऋण योजना को लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए और जो सहकारी बैंक में कर्मचारी थे उन्होंने ही इस पर आरोप लगाए। पर ये आरोप क्यों लगे? सीसीटीवी कैमरा की जब जांच हुई तो उसमें भी पाया गया कि 22 लाख रुपए बच सकते थे। पर उसके बाद भी दूसरी कहानी शुरू हुई। जब और लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा जो शाखाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं या तो वो क्वालिटी वाइज ठीक नहीं है या तो वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जो मेंटेनेंस है वो भी टाइमली नहीं हो रहा, जिसका हवाला यह दिया गया था कि अगर हम बाहर की कंपनी को सीसीटीवी कैमरे का ठेका देते हैं तो मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होती रहेगी। तो वहां पर भी ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन जिसके आधार पर सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए थे वो खत्म होती हुई नजर आई। दूसरी कहानी शुरू हुई मुख्यमंत्री ई रिक्शा ऋण योजना की, जहां पर साफ साफ ये योजना इसलिए लाई गई थी जो उत्तराखंड के बेरोजगार हैं, जो युवक बेरोजगार हैं, जो यहां के स्थायी निवासी हैं, उनको एक लोन दिया जाएगा जिससे वो अपना व्यवसाय ई रिक्शा खरीदकर शुरू कर सकते हैं। और इस पर भी सवाल खड़े हुए
कि जो ये जो पूरी योजना थी, ये जिस मकसद से लाई गई थी वो मकसद विफल होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर सीधे तौर पे आरोप लगे कि दिल्ली, हरियाणा और बाहर से जो राज्य के लोग यहां पर आए हैं उनको ये ऋण बांट दिए गए हैं। इस पर जब जांच की गई तो यह पाया गया कई लोग जो इस पूरी योजना में जिन्होंने ऋण लिया है, उन्होंने जो अपना एविडेंस के तौर पर जो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, क्योंकि इसमें कुछ बदलाव किए गए। जब ये ऋण योजना आई, इसमें साफ ये कहा गया था कि स्थायी प्रमाण पत्र या स्थायी जो लोग हैं उनको ये जारी किए जाएंगे ऋण, पर जब उसके बाद इस पर कुछ बदलाव किए गए, उस पर यह बता दिया गया कि अगर आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड अगर यही का है तो आपको भी ऋण दे दिया जाएगा, या आप प्रधान से लिखा कर ले आते हैं तो आपको ऋण दे दिया जाएगा। उस पर भी ये सवाल खड़े हुए कि लोग जो जिसमें जांच में 8 से 10 लोग रैंडमली लिए गए, जिसमें यह बताया गया कि उन्होंने आधार कार्ड अपना जमा किया है, उन्होंने अपना वोटर आईडी जमा किया है, उससे यह एस्टेब्लिश नहीं हो पाया ये लोग हैं कहां के। और वहीं के कर्मचारियों ने ये आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि जो ऋण स्थायी निवासियों के लिए इस्तेमाल होना था, उन्हें बाहर के राज्यों के लोगों को बांट दिया गया। और ये गहन विषय, ये जांच का विषय है, आखिर कौन लोग थे, उसके बाद उन खातों का क्या हुआ, वो एनपीए हो गए, ये भी सूचना हमारे पास आई है। जो खाते जिनको ऋण दिया गया वो ऋण लेने के बाद एनपीए हो गए। अब सवाल यह है कि एक तरफ जो बेरोजगार, जो यहां के स्थायी बेरोजगार थे, उनके लिए योजना थी, वो विफल हो गई। दूसरी जिनको ऋण दिया गया उनका भी जो अकाउंट है, क्योंकि इस पे एक टर्म्स एंड कंडीशन थी कि जो भी व्यक्ति यहां से ऋण लेगा उसका खाता कोऑपरेटिव बैंक में होना चाहिए। तो ये दो बड़े सवाल खड़े हुए और सवाल खड़े करने के बाद जांच आई। वो जांच रिपोर्ट में भी चीख चीख कर यह बात होने लगी, पर मामला शांत हो गया, क्योंकि किसी को नहीं मालूम आखिर कौन इस पर जवाब देगा। पर यहां पर इसके बाद एक बड़ी कहानी है, क्योंकि कैग रिपोर्ट और कैग की अगर हम बात करते हैं तो कई विभाग ऐसे हैं जिस पर कैग रिपोर्ट की आपत्तियां लगती हैं, वो आपत्तियां पर भी कोई जवाब नहीं आता। इसलिए क्योंकि विपक्ष और सरकार इस पर जवाब ना तो मांगना चाहते हैं और ना तो सरकार देना चाहती है। अब कहानी यह है कि लगातार घोटाले हो रहे हैं, कुछ कर्मचारी आवाज उठाते हैं, कुछ अधिकारी जांच करते हैं, उन अधिकारियों को या तो प्रमोट कर दिया जाता है या उन्हें डिमोट कर दिया जाता है या ऐसी जगह भेज दिया जाता है शायद जहां पर उसके बाद वो आवाजें फिर से ना गूंजे। इस पूरे प्रकरण को लेकर जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं विकेश नेगी, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, सबसे सहकारिता के 2-3 घपले आए हैं अभी आरटीआई में, और उसमें सबसे बड़ा घपला तो पहले कैमरों का है। आज इन्होंने एक बैंक में कम से कम 5-6 कैमरे लगाए हैं, और मतलब एक बैंक में नहीं, कुमाऊं के कई बैंकों में लगे हैं, ये सहकारिता बैंकों में। तो उसमें मैं एक वो बता रहा हूँ कि अगर एक 5-6 में आप 6 वो भी लगाते हैं कैमरे अपने, तो 25,000 में आ जाते हैं। तो इन्होंने 41,000 का पर मंथ किराए में कैमरे लगा रखे हैं। उसमें आप अगर लगाएंगे, उसकी मेंटेनेंस 5 लाख रुपए पर ईयर हो रही है एक बैंक की, और ऐसे इन्होंने कुमाऊं में कई बैंकों में लगा रखे हैं। इतने में तो नया कैमरा आ जाता है, जितना ये 41,000 का किराया पर मंथ दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कर रखा है, कई कैमरे तो चल ही नहीं रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस ही नहीं हो, फिर भी किराया जा रहा है। अब ये करते करते इसके बाद इन्होंने जो ये टेंडर निकाले 2 अखबारों में निकाले, जो लोकल अखबार है, उत्तरजन और एक और है, तो उनमें निकाले छोटा, और वो ना कहीं किसी को ज़्यादा पब्लिश हो रखा ना कुछ हो रखा। इसके बाद इसमें दूसरा एक घोटाला और आया, इसमें ई रिक्शा वगैरह, इन चीज़ों के, छोटे रिक्शा वगैरह के लिए इन्होंने ऋण दिए। और ऋण में क्या करा, इन्होंने पहले तो लिखा मूल निवासी होना चाहिए, उसके बाद इन्होंने एक लाइन और बढ़ा दी कि जिसके पास बिजली का बिल हो या यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया हो या वोटर कार्ड बनाया हो उसे भी मिल जाएगा। अब उसके बाद इन्होंने उसके अकाउंट्स, लोन अकाउंट खुलवाए और ऋण दे दिया। अब उसके बाद वो सारे के सारे एमपी हो गए। तो ये तो कई करोड़ों का घपला निकल के आ गया। तो अब ये सहकारिता का ये इतना बड़ा घपला, कैमरों का भी खुद अधिकारी अपनी रिपोर्ट्स में लिख के दे रहे हैं कि यहाँ पर ये कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा, किराया इतने में तो उसके कैमरे आ जाते। तो ये सहकारिता विभाग का सबसे बड़ा ये घपला आ गया। अभी खाली मैंने एक जो कुमाऊं यूनिट का आया है और ई रिक्शे का जो आया है
वो पूरे के पूरे जो एमपी हुए हैं अकाउंट, उन वो लोग गए कहाँ, उनसे रिकवर कुछ नहीं हो रखा, और ये सारी इनकी रिपोर्ट आ रही है। तो ये लाखों करोड़ों रुपए का ये घपला आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आई है ताकि जिन अखबारों को हमने भी आज तक नहीं सुना, उस पर ये इन्होंने ऐड दिया है, और उसमें जो तीनों जो कंपनियां आई हैं वो 2 अखबार इन्होंने दिखाए हैं, उनमें इन्होंने ऐड दिए हैं, ये पब्लिकेशन के लिए ये दिया है। और उस पे जो कंपनियां, इन अखबारों का तो हमने भी नहीं सुना आज तक कि कहाँ पर है। और 2 कंपनी, इसमें जो 3 कंपनियां आई हैं इसके लिए कैमरे वगैरह के लिए, वो तीनों की तीनों देहरादून में, और टेंडर हो रहे हैं हल्द्वानी के, कुमाऊं का कोई नहीं आया और सब देहरादून के आ रखे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा जांच का विषय है, और ये इनकी रिपोर्टों में ये सब दिखाया गया है। तो आपने पूरा सुना, उन्होंने वही बात जो हमने आपको बताई है, उन्होंने वही बताया, सीधे आरोप लगाए हैं। अब सवाल यहां पर यह है, कोऑपरेटिव में ये घोटाले आखिर कब रुकेंगे, जिम्मेदार आखिर कौन है, और आखिर इसकी अगर सीबीआई जांच करा दी जाए या ऐसी एजेंसी जो थर्ड पार्टी एजेंसी हो उससे अगर जांच करा दी जाए तो दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी जो भर्ती घोटाला हुआ उस पर मौन थी, क्योंकि इस पर भी हमने कहा था कि एक पूरी सीरीज लाने वाले हैं। ये पिक्चर का शुरुआत की कहानी है, इसके ही आगे से लिंक सहकारिता विभाग में जुड़ेंगे, और सहकारिता विभाग के बाद इसकी बाद जो सेकंड पार्ट होगा वो भी आपको हैरान कर देगा। पर अभी ये पार्ट फर्स्ट था और पिक्चर का कुछ झलक हमने आपको दिखा दी है। तो आप भी बताइएगा कि ये जो झलक है इसके बारे में आपको क्या कहना है, और आप आगे की पिक्चर देखना पसंद करेंगे या नहीं। हम भी लगातार अपडेट करते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।